हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। इसमें हम रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करेंगे और अगर टाइम मिला अपन को तो हम इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्शन वगैरह भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। रेजोनेंस एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है भैया, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए किसकी? रेजोनेंस एनर्जी की। तो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी डिफरेंस, ध्यान से सुनना जरा, द एनर्जी डिफरेंस, द एनर्जी डिफरेंस between resonance hybrid, the energy difference between resonance hybrid and most stable resonating structure या most contributing resonating structure, है ना, most stable resonating structure, resonance hybrid और most stable resonating structure या most contributing resonating structure हम MCRS भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोले या मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोले, बात बराबर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने डेफिनेशन लिख लिया भैया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। पहली बात, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब एनर्जी क्या होती है? रिलीज। एनर्जी क्या है? रिलीज्ड, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो एनर्जी रिलीज्ड भी आप लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम कंपाउंड इज सेम, मतलब सेम कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी भी सेम होती है। अभी हम कंपेयर कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, रेजोनेंस एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है? रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस और स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है ना। तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस या स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि रेजोनेंस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को मुझे तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना जरा, मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, इसको हाइड्रोजन की हेल्प से तोड़ना है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं हम, है ना। तो H2 का इस पर अटैक कराओ, रिएक्शन बहुत आसान है कराना। क्या? पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे किसकी हेल्प से? H और H की हेल्प से। तो आपको ऐसा दिखने लगेगा। तो इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होती है उसी को भैया हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो डेल्टा H HOH लिख देते हैं, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेल्टा H मतलब हम एनर्जी या एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं, और ये हमेशा रिलीज होती है, तो ये क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इस डेटा का हम यूज करेंगे। अब समझ लो जरा ग्राफ से क्या होता है। ये इस तरफ मैंने लिया है पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। जैसे मैं बेंजीन के लिए बात करता हूं, ठीक है, तो बेंजीन के दो स्ट्रक्चर हम लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो एक स्ट्रक्चर हो गया आपका ऐसा, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ले लिया ऐसा। ध्यान से देखना जरा, इस तरीके से ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताए थे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो होते हैं। अगर मैं इन दोनों का हाइब्रिड ले लेता हूं तो हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो हाइब्रिड की एनर्जी ऑब्वियसली इनके आरएस से तो कम ही होगी, क्योंकि हाइब्रिड ही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, जो कि मैं ऐसे बना सकता हूं कि जैसे मेरे पास इस तरीके से बॉन्ड है, ठीक है, मैं इसको तोड़ देता हूं। कैसे? ऐसे। तो यहां माइनस, इधर प्लस आएगा, तो यहां प्लस और यहां माइनस मैंने ले लिया, और इस नेगेटिव का एक बार और रेजोनेंस करा दिया। ठीक है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ऐसा भी ले सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रक्चर और लेता हूं कंपैरिजन के लिए। यहां पर मैंने बना दिया, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी किसकी? इस चार्ज वाले की, है ना। और हमेशा ध्यान रखना, आप बोलोगे सर बेंजीन के तो आपने दो ही स्ट्रक्चर बताए थे, आप तो यहां एक और बना रहे हो। चार्ज स्ट्रक्चर कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काउंट नहीं करते, ये ध्यान रखना। तभी मैंने बेंजीन के सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर बताए हैं, नेफ्थलीन के 3 बताए हैं, एंथ्रासीन के 4 बताए हैं, फेनेंथ्रीन के 5 बताए हैं। उसमें कभी भी अपन ने उसमें चार्ज क्रिएशन नहीं किया, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। किसी न्यूट्रल कंपाउंड का भी आप चार्ज स्ट्रक्चर बना दो तो, है ना, हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में काउंट नहीं होता है।
और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं? इनको मैं बोल सकता हूं मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ध्यान से देखो जरा, अब ये पॉइंट से आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, मतलब इस एनर्जी डिफरेंस को ही मैं क्या बोलूंगा? रेजोनेंस एनर्जी बोलूंगा। मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को बोलते हैं। रेजोनेंस एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है, अभी अपन डेटा के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ आरएस ऑफ सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो उनकी रेजोनेंस एनर्जी सेम रहेगी। हम इस तरीके से कंपैरिजन कराएंगे। खैर ये पॉइंट तो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको आगे, जब कंपैरिजन करेंगे तब आप समझ जाओगे। रेजोनेंस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसका आपने हाइड्रोजनेशन कराया, तो साइक्लोहेक्सीन से क्या बना? साइक्लोहेक्सेन बना, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा डेल्टा एच ऑब्जर्व जो होता है इसमें वो -29 किलो कैलोरी पर मोल होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा से भी चलेंगे अपन। ऑब्जर्व ये होता है और एक्सपेरिमेंटल डेल्टा एच जो होता है वो इसका होता है -29 किलो कैलोरी पर मोल। तो रेजोनेंस एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर बनता है क्या? डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये जीरो आएगा भाई, दोनों का डिफरेंस -29 और -29 का डिफरेंस जीरो आएगा ना, मतलब रेजोनेंस एनर्जी जीरो, मतलब यहां कोई रेजोनेंस नहीं और होता भी नहीं है, कॉन्जुगेशन कहां है इसमें, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास दो डबल बॉन्ड है और वो कॉन्जुगेशन में, मतलब यहां रेजोनेंस आ गया, कॉन्जुगेशन आ गया, मतलब कुछ ना कुछ रेजोनेंस एनर्जी आएगी। अगर मैंने इसके 2 मोल H2Ni के साथ रिएक्शन कराई तो ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, ये भी टूटेगा HH से, तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। यहां जो डेल्टा H ऑब्जर्व्ड होगा वो क्या होगा? -29 एक डबल बॉन्ड के लिए होता है, 2 हैं तो इंटू 2 कर दो, मतलब -58 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा। ये क्या आया? इसका ऑब्जर्व्ड आया। ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल लिखूंगा तो एक्सपेरिमेंटल क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटल जो आता है वो क्या आता है? वो आता है -55 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी कितनी आएगी? ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेरिमेंटल, मतलब -58 माइनस ऑफ -55, मतलब -58 प्लस 55 मींस रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू -3 किलो कैलोरी पर मोल। ये इसकी बात हो गई। अगर मैं यहीं पर बेंजीन अगर ले लूं, 3 डबल बॉन्ड लगा दूं ऐसे, तो उसकी रिएक्शन अगर मैं 3 मोल H2Ni के साथ कराऊंगा तो आपको साइक्लोहेक्सेन तो दिखेगा। अब यहां पर डेल्टा एच ऑब्जर्व क्या होगा? ध्यान से देखना, डेल्टा एच ऑब्जर्व होगा -29 इंटू 3, ठीक है, और ये हो जाएगा -87 किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए -29 तो 3 के लिए -29 इंटू 3। ध्यान से देखते जाना। डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल कितना आएगा? ये आएगा आपका, ये आता है -51 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको पहले से ही पता है। अब बताओ जरा RE क्या आएगी? अब रेजोनेंस एनर्जी आएगी -87 माइनस ऑफ -51, मतलब कितना हो जाएगा? ये -36 हो जाएगी किलो कैलोरी पर मोल, सही ना? हाँ ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां रेजोनेंस एनर्जी कुछ भी नहीं थी क्योंकि रेजोनेंस था ही नहीं। यहां रेजोनेंस एनर्जी -3 किलो कैलोरी निकल रही है और यहां रेजोनेंस एनर्जी -36 निकल रही है। तो कितनी एनर्जी ज्यादा निकल रही है? किसमें? हम इसमें बोलेंगे। मतलब अगर मैं इसमें लिखता हूं आपके सामने, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो आप मुझे रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो। क्या आएगा? रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर जो आएगा, 3 में सबसे ज्यादा, फिर 2 में और फिर 1 में। समझ गया बात को? 3 में सबसे ज्यादा निकल रही है, फिर 2 में, फिर 1 में। ये मेथड होता है रेजोनेंस एनर्जी निकालने का। बाकी क्वेश्चन में हम कैसे कंपेयर कराएंगे वो हम इस वाले मेथड से सीख लेंगे, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को लेकर, बहुत ध्यान से देखना जरा। अगर मैं इन्हीं में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कराऊं, ध्यान से देखना, यहां लिख देता हूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। 2 टाइप से यहां पूछा जाता है, पर मॉलिक्यूल बताओ, पर मॉलिक्यूल बताओ, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड बताओ। पर पाई बॉन्ड बताओ, या एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या लगता है? 1 मोल H2 लगता है, तो पर H2 मॉलिक्यूल बताओ, पर H2 मॉलिक्यूल।
तो बहुत ध्यान से देखना जरा क्या ऑर्डर आएगा, क्या क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है मुझे, पूरे मॉलिक्यूल के लिए बताना है, और मुझे यह भी बताना है कि पर पाई बॉन्ड या फिर पर H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल लगता है। देखो एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक H2, तो दो पाई बॉन्ड के लिए 2 H2, तीन पाई बॉन्ड के लिए 3 H2, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना जरा, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मॉलिक्यूल पूछते तो इन तीनों में डेल्टा H जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम चलेंगे तो डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हम मान के चलते हैं ना। तो यहां -29 है, डेल्टा H एक्सपेरिमेंटल मतलब डेल्टा H हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी -29, इसकी कितनी है -55 और इसकी -51। तो किसकी ज्यादा है, सेकंड वाले की ज्यादा है, तो सेकंड वाले की ज्यादा है क्योंकि -55 है, -51 है, -29 है, तो सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट आएगा। ध्यान से सुनना, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कौन सी वैल्यू ले रहा हूं मैं, इन वैल्यू से कंपेयर करा रहा हूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, पर पाई बॉन्ड ले लो, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड है तो 29 में 1 से डिवाइड करो, यहां 2 से डिवाइड करो, यहां 3 से डिवाइड करो, तो 29 में 1 से डिवाइड करोगे तो 29/1, 55 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लगभग 27.5 है ना, मतलब 27.5, और 51 में 3 से डिवाइड करोगे तो 17। इसका मतलब 1 की सबसे ज्यादा, बहुत ध्यान से लिखना, 1 की सबसे ज्यादा, क्योंकि 29/1 आ रहा है, यहां 27.5 आ रहा है ना, 27.5, और यहां 17 आ रहा है, तो 1 फिर 2 आएगा और फिर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। समझ गया बात को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज थी ये, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू भी समझाते हैं। समझ गया बात क्या है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डेटा से निकलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, किसी भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में एनर्जी निकलना है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब अगर मैं अल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराऊं तो मुझे 1 मोल H2 की जरूरत है एक पाई बॉन्ड को तोड़ने में, तो अल्केन बनेगा, तो इस रिएक्शन में जो हीट निकलेगी उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम रेजोनेंस एनर्जी इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डेल्टा H हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व माइनस डेल्टा H मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल। समझ गया बात को। तो ये कहानी थी, बहुत बेसिक सी थ्योरी थी रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड, इसको अच्छे से नोट करो, और फिर ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ये जब हम कंपेयर कराएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएंगे। ये तो डेफिनेशन क्लियर होगी, रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में आ रही है वो तो आपको साफ साफ दिख रही है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से निकालते हैं। ये 2 पॉइंट के बारे में जब हम अभी कंपेयर कराएंगे तो बहुत डिटेल में आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कंपेयर कराते हैं। क्या बोला था मैंने, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, और दूसरा ये है कि स्टेबिलिटी, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, इन दोनों में अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस की बात करूं तो रेजोनेंस एनर्जी मुझे कंपेयर कराना है, स्टेबिलिटी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ही चलेंगे। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी इससे ज्यादा है, तो आपका सवाल क्यों, सही ना। ऐसा इसलिए बेटा कि नेगेटिव सिंगल डबल जब रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा, जबकि नेगेटिव सिंगल डबल ऑक्सीजन ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव कार्बन पे आएगा। भाई यहां डबल बॉन्ड CH2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, यही तो है, ये CH2 ही तो है। तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो यहां पर कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां कार्बन पे नेगेटिव, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन कार्बन पर नेगेटिव। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, सही बात है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन कार्बन पर नेगेटिव। इसका मतलब पहले वाले की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी दूसरे वाले से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला समझना। ऑक्सीजन के पास बेटा 2 लोन पेयर हैं, मैं एक बना रहा हूं, इसके पास एक ही है तो एक बना रहा हूं। जब ये रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव, और जब ये रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां ऑक्सीजन और कार्बन की ओवरलैपिंग, यहां कार्बन और नाइट्रोजन की ओवरलैपिंग। बताओ जरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर मैं आपसे पूछूं, क्या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बताइए जरा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, कार्बन और नाइट्रोजन की स्ट्रॉन्ग होगी कंपेरिजन टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्यों, साइज डिफरेंस, अलोंग द पीरियड हम साइज कंपेयर कराते हैं, कार्बन नाइट्रोजन कंपेरेबल साइज के, फिर कार्बन ऑक्सीजन आता है, तो जिसका साइज कंपेरेबल उसकी बॉन्डिंग अच्छी, मतलब रेजोनेंस का एक्सटेंट अच्छा। इसका मतलब इसका आंसर ये आएगा।
समझ गए बात को? इस तरीके से कंपेयर कराना है। अगला देखो जरा, जब ये रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जब ये रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, जब ये रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा, स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी किसकी? नेगेटिव चार्ज की, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव, फिर कार्बन पे नेगेटिव। इसका मतलब आपका आंसर ये आएगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? जब मैंने रेजोनेंस कराया, अच्छा ये तो समझ में आ रहा कि कॉन्जुगेशन था नेगेटिव सिंगल डबल, तो जब रेजोनेंस कराओगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, सीधा सा फंडा है ना? और स्टेबिलिटी हमने कंपेयर करा लिया। अब देखना, ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा इस रिंग के साथ, यहां सल्फर रेजोनेंस करेगा इस रिंग के साथ। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन रेजोनेंस करेगा, सल्फर रेजोनेंस करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर में अगर मैं चलूं तो अब मैं आ गया कहां पर? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्राइटेरिया होता है साइज या ओवरलैपिंग से भी आप समझ सकते हो। कैसे? इसका जो लोन पेयर है जब ये बॉन्डिंग कर रहा होगा तो ये ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में आता है ना, और ये कार्बन भी सेकंड पीरियड, तो यहां 2p ओवरलैपिंग, ये थर्ड पीरियड में और कार्बन सेकंड पीरियड में, तो यहां पुअर ओवरलैपिंग, यहां अच्छी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की अगर मैं बात करूं, कौन सी वाली ओवरलैपिंग अच्छी है? 2p ओवरलैपिंग इज फार बेटर देन 2p ओवरलैपिंग। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर है। बहुत सिंपल सी बात है ना? अगला देखना जरा, यहां ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर, एक बना रहा हूं, क्लोरीन के पास तीन तीन लेकिन एक बना रहा हूं, तो जब ये रेजोनेंस करेगा तो बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो उससे तो हम कर नहीं पाएंगे, ओवरलैपिंग से चलेंगे। ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, मतलब इसी जैसा हो गया। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें अच्छी? इसमें अच्छी। बहुत आसान, इससे आसान क्या है? अगला देखना जरा, प्लस सिंगल डबल, प्लस सिंगल डबल, सिंगल डबल, और प्लस भयंकर भयंकर रेजोनेंस। देखो, प्लस सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस किसमें ज्यादा है? इसमें। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप रेजोनेंस कराओगे, इन तीनों में से किसी का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन पर ही प्लस आएगा, है ना? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके ज्यादा है? इसके, फिर इसके, फिर ये, सीधा सा फंडा है ना? तो यहां लिख देता हूं मोर आर एस, ठीक है, यहां लेस आर एस, और यहां बीच में आर एस, है ना? तो ये, फिर ये, फिर ये। इन दोनों को कैसे कंपेयर कराओगे? बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। जब ये डबल रेजोनेंस करेगा तो देखना, डबल सिंगल डबल, तो इसमें रेजोनेंस ऐसा होगा, और जब ये इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये डबल इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव इधर भी और इधर भी, यहां इस जगह पॉजिटिव और यहां इस जगह पॉजिटिव, ऐसा आएगा, और ये डबल यहां और यहां। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आप जानते हो। इधर देखना जरा, ये इसके साथ इन्वॉल्व होगा तो ये इसके साथ इन्वॉल्व होगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर डबल, यहां प्लस, यहां प्लस। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, लाइक चार्जेस एडजेसेंट पे आ गए ना यहां पर, तो रिपल्सन होगा, अनस्टेबल है, यहां प्लस माइनस पास पास है तो स्टेबल है, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब इसका एक्सटेंट ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सा है ना? अगला, ये सिर्फ बेंजीन है, यहां बेंजीन में डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस तो है ही, साथ में क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का भी तो रेजोनेंस आ रहा है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है भाई। बेंजीन के अलावा क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन भी तो करेगा, यहां सिर्फ बेंजीन कर रहा है। इनमें तीनों में देखो जरा, बेंजीन के 2 आरएस, नेफ्थलीन के 3 आरएस, एंथ्रासीन के 4 आरएस, फ्रेंथलीन होता तो उसके 5 आरएस, तो वो और भी ज्यादा होता रेजोनेंस एनर्जी उसकी, है ना? बहुत आसान। इन दोनों में देखो 2-2 रिंग का रेजोनेंस, यहां एक ही रिंग का रेजोनेंस, कितना आसान है, वाह। इसमें देखना जरा क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर, एक बना रहा हूं, सल्फर के पास 2-2 लोन पेयर, एक बना रहा हूं, ठीक है? तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना जरा, आपको ये पता है कि ये तीनों में एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, ये तो पक्का है कि लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, ये भी और ये भी, एरोमेटिसिटी आती है, एरोमेटिक कैरेक्टर है इनमें तीनों में। अब यहां पर जब हम कंपेयर कराएंगे तो नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है? ऑक्सीजन के पास भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, लेकिन सल्फर के पास होते हैं वैकेंट डी। इसके पास मैं ऐसे बना के क्या लिख सकता हूं, वैकेंट डी। तो यहां पर वैकेंट डी से भी रेजोनेंस हो सकता है और सल्फर अपना लोन पेयर भी रेजोनेंस में डोनेट कर सकता है, मतलब इसके मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब मोर रेजोनेंस एनर्जी होगी। मतलब अगर मैं 1 में, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 कंपेयर कराऊं तो 3 का सबसे ज्यादा, जिसको थायोफीन बोलते हैं, ठीक है, थायोफीन में सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है नंबर 1 पायरोल,
क्यों? यहां पर आप एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग से चल सकते हो। क्यों? कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन में कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी? कार्बन नाइट्रोजन। उसके बाद फ्यूरन आएगा। तो ये ध्यान रखना, आपसे कभी एरोमेटिक करेक्टर भी पूछ सकते हैं, तो वो हम इसी से ही आंसर करते हैं। स्नो ऐसे याद करना, क्या? SNO सल्फर वाला, नाइट्रोजन वाला और फिर ऑक्सीजन वाला। S जब लगाओगे तो थायोफीन नाम होगा, N लगाओगे तो पायरोल नाम होगा, O लगाओगे तो फ्यूरन नाम होगा। समझ गए बात को? स्नो याद रखना। क्यों? क्योंकि यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है। तो मोर एरोमेटिक करेक्टर, फिर इसमें। तो एरोमेटिक करेक्टर का भी अगर पूछ ले आपसे तो थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? और रेजोनेंस एनर्जी पूछे तब भी थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ये ध्यान रखना आप, ठीक है? चलो अपन और क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 8-10 सवाल और करते हैं, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा, यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना? यहां भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब मुझे एक बार बताओ, किसका लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है? देखें जरा, अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो ये अभी न्यूट्रल है, लेकिन जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो चार्ज हो जाएगा, जबकि ये नेगेटिव जब रेजोनेंस में जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहां पर चार्ज आएगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इधर रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा होगा कंपेरिजन टू दिस। क्यों? ये जो नेगेटिव है जब ये रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव आएगा, जबकि ये न्यूट्रल है जब रेजोनेंस करेगा तो इधर प्लस और इधर माइनस आ जाएगा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। मतलब एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसमें ज्यादा है। आगे बढ़ो, 13, ये नॉन एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इसके और 2 इसके, इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा, सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। अगला, ये एरोमेटिक है, क्यों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये तो हम एरोमेटिसिटी में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और ये ओपन चेन है मतलब नॉन एरोमेटिक है, इसका ज्यादा। यहां पर ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, इसका ज्यादा, सिंपल सा है। अगला देखना जरा, अगले वाले में अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर, ये रेजोनेंस करेगा इधर से भी और इधर से भी। क्लोरीन थर्ड पीरियड, कार्बन सेकंड पीरियड, क्लोरीन थर्ड पीरियड, तो यहां पर इधर से 2p3p और इधर से भी 2p3p, जबकि यहां पर ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड, लेकिन यहां ऑक्सीजन जो लगा है वो सेकंड पीरियड, तो 2p3p तो कॉमन है, यहां पर 2p2p, यहां पर 2p3p, कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी? 2p2p, सीधा सा है। अगला देखना जरा, ये आ गया आपका वही वाला पॉइंट, क्या मैंने जो आपको लिखाया था, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम कंपाउंड इज सेम। कैसे? अगर मैं इसका रेजोनेंस कराऊं तो वो यही तो बनेगा। आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा, लो देख लो, अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो ऐसा दिखेगा, इसी जैसा, मतलब ये सेम है, मतलब रेजोनेंस एनर्जी सेम होगी। समझना बात को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेम कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी सेम है, तो ये दोनों क्या है? सेम। अगला देखो जरा 18, तो इन दोनों की रेजोनेंस एनर्जी सेम है। 18 वाला ये भी अच्छा है, क्यों? लोग यही वाला यहां लगाने लगते हैं और यहां गलत हो जाता है, क्यों? ये दोनों कंपाउंड सेम थोड़ी है, देखो जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, ऑक्सीजन आ गया ना यहां पर, और इसके इधर इधर डबल बॉन्ड है, यहां पर इधर इधर डबल बॉन्ड है, तो ये सेम नहीं है, है ना? तो जब ये रेजोनेंस करेगा और ये रेजोनेंस करेगा तो आप देखेंगे ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आएगा, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल, और लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन, और एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल होता है क्रॉस से, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी इससे ज्यादा। आप बोलेगे सर हमें भी यहां दिख रहा था, क्या? प्लस सिंगल डबल और यहां प्लस सिंगल डबल। समझ रहे हो बात को? ध्यान सुनना। आप बोलोगे सर आपने यहां तो बताया, ठीक है, एक्सटेंडेड का ज्यादा होगा क्रॉस से, यहां भी तो हमें ऐसा दिख रहा है कि एक्सटेंडेड का ज्यादा होना चाहिए क्रॉस से, लेकिन ध्यान से, ये दोनों सेम कंपाउंड के आरएस हैं, ये दोनों कंपाउंड ही डिफरेंट है, तो यहां तुम्हें लगाना पड़ेगा एक्सटेंडेड क्रॉस। यहां एक्सटेंडेड क्रॉस का फंडा नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा? सेम कंपाउंड के आरएस हैं, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ी है। समझ गए बात को? हाँ, तो ये ध्यान रखना। अगला 19 वाला ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा, बहुत अच्छी बात है, यहां रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये बीच में टांग अड़ा रहा है, डबल सिंगल डबल। यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर से भी रेजोनेंस करेगा और यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर से भी रेजोनेंस करेगा, ये दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब इधर एक्सटेंड ज्यादा होगा, फिर ये। अब आप बोलोगे सर इसके रेजोनेंस को ये काट रहा है, इसके रेजोनेंस को ये काट रहा है, नहीं, ओवरऑल एक्सटेंड ज्यादा है ना, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। आप बोलोगे यहां भी तो दोनों तरफ से हो रहा है, नहीं, यहां ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है, तो ऑक्सीजन के रेजोनेंस को पाई बॉन्ड वाला काट रहा है, यहां दोनों ही ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहे हैं। समझना बात को, है ना? तो यहां एक्सटेंड ज्यादा है रेजोनेंस का कंपेरिजन टू दिस, और फिर ये वाला। अगला देखो जरा। अच्छा आप बोलोगे सर
इसके रेजोनेंस को ये काट रहा है तो ये आगे आना चाहिए भाई यहां पर कुछ तो रेजोनेंस हो रहा है ना, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ तो आ रहे हैं ना, ध्यान से समझना बात को। ये दो ऑक्सीजन के लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, राइट से भी लेफ्ट से भी, यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर और डबल सिंगल डबल वाला रेजोनेंस ज्यादा, तो इसके कंपैरिजन में इन दोनों का तो ज्यादा ही होगा ना रेजोनेंस एनर्जी। क्यों? यहां दो जगह से रेजोनेंस, यहां भी दो जगह से रेजोनेंस, यहां एक जगह से रेजोनेंस, तो ये छुपा लो, अब ये दो बचे। इन दोनों में कैसे बोलोगे? इसके रेजोनेंस को ये काट रहा है, जबकि यहां दोनों जगह ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर के रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होता कंपेयर टू डबल बॉन्ड के रेजोनेंस, है ना। अगला देखना जरा, यहां पर कोई भी SIR नहीं लग रहा, यहां पर SIR लग रहा है, देखो जरा NO2, ये मिथाइल है ना, तो ये इसको रिपेल करेंगे। SIR लग रहा है, इसका मतलब इसका M काम नहीं करेगा, M काम नहीं करेगा, सिर्फ इंडक्टिव रहेगा, जबकि यहां पर NO2 का -M रहेगा और साथ साथ CN का भी तो -M रहेगा। साइनाइड में SIR थोड़ी लगता है, बताओ जरा, मैंने बोला था आपसे OH NH2 साइनाइड वगैरह में SIR नहीं लगता है ना। तो यहां भी -M है, यहां भी -M है, जबकि यहां ओनली इंडक्टिव है, यहां पर इसका -M है, मतलब रेजोनेंस सिर्फ ये करेगा, ये नहीं करेगा, जबकि यहां दोनों रेजोनेंस करेंगे तो ओवरऑल रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। भाई दोनों ग्रुप रेजोनेंस कर रहे हैं। इधर देखना जरा, यहां SIR, यहां नो SIR, और SIR नहीं है तो साइनाइड रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, NO2 नहीं करेगा, समझ रहे बात को। तो रेजोनेंस करेगा मतलब ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, NO2 -I लगाएगा सिर्फ। समझ गया बात। रेजोनेंस एनर्जी के जितने क्वेश्चन मैंने करा उनको अच्छे से एक बार देख लेना, अगर कभी क्वेश्चन आया रेजोनेंस एनर्जी से तो इन्हीं में से ही आ जाएगा, है ना, आराम से आप बना लोगे। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, हीट ऑफ कंबस्शन। बहुत सिंपल सी चीज है, डेफिनेशन ध्यान से लिखेंगे क्या, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यूजुअली हम यहां पर लेते हैं, ठीक है, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जैसे हम लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, जैसे CXHY हाइड्रोकार्बन दिया है प्लस X प्लस YY4, कंप्लीट कंबस्शन कराना है आपको, ये ध्यान रखना। कंप्लीट कंबस्शन मतलब CO2 और H2O मिलेगा, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर ऐसा लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना, कंप्लीट कंबस्शन कराओगे और इस रिएक्शन में जो डेल्टा H निकलेगी उसको बोलेंगे हीट ऑफ कंबस्शन। और एनर्जी रिलीज मतलब क्या होता है, नेगेटिव। हीट ऑफ कंबस्शन क्या होती है, नेगेटिव। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसी को क्या बोलेंगे अपन, हीट ऑफ कंबस्शन। अब ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हाउ टू कंपेयर हीट ऑफ कंबस्शन वो देख रहे हैं अपन, हाउ टू कंपेयर हीट ऑफ कंबस्शन। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है। देखो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगी। तो केस 1 क्या लिख रहा हूं, केस 1 लिख रहा हूं कि हीट ऑफ कंबस्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा चेन में या रिंग में, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मतलब हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा, ज्यादा कंबस्शन होगा, सीधी सी बात, तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं ऐसा 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, तो ऑब्वियसली हीट ऑफ कंबस्शन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑर्डर ये होगा। तो हीट ऑफ कंबस्शन किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कार्बन पे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करने लगेंगी बातें। मतलब केस 2 में मैं क्या लिख रहा हूं, केस 2 में लिख रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हीट ऑफ कंबस्शन का जो सेकंड फैक्टर आप लगाओगे वो लगाओगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अगर ज्यादा तो हीट ऑफ कंबस्शन कम, सीधा सा फंडा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा, ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करा ना जरा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहां मैं कुछ कर देता हूं, एक कार्बन और लगा देता हूं, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम कर देता हूं, है ना। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। अब यहां देखना जरा, ये जो डबल बॉन्ड है इसके लिए अगर मैं स्टेबिलिटी देखूं तो यहां 3 अल्फा H और ये 2, मतलब 5 अल्फा H। और इसके लिए अगर देखूं तो यहां 3 6 और यहां 3 9, तो 9 अल्फा H। तो अल्फा H किसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो स्टेबिलिटी बेटा बताओ किसकी ज्यादा, 1 की कम 2 की ज्यादा। और HOC, अब आ जाओ जरा, स्टेबिलिटी का उल्टा HOC, तो 1 इज ग्रेटर देन 2। बहुत आसान है, स्टेबिलिटी का उल्टा कर देना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल तो अपन ने केस 2 का ये लिया, मान लो आपके पास अल्केन्स आ जाए, जैसे अगर मैं इसमें कंपेयर कराऊं, एक ये ले लिया
5 कार्बन ले लो, ठीक है, ये 4 कार्बन, एक ये ले लिया ब्रांच, और 3 कार्बन के साथ 2 ब्रांच, ऐसा, ठीक है। तो अल्केन में क्या होता है, ब्रांच बढ़ती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, ध्यान रखना। अल्केन में क्या है, ब्रांच अगर बढ़ेंगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ध्यान से देखो, 5 कार्बन इसमें, 5 कार्बन इसमें, 5 कार्बन इसमें, कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी पे चलेंगे, है ना। स्टेबिलिटी की अगर बात करें, स्टेबिलिटी बताओ जरा, 1 की कम, फिर 2 की, और सबसे ज्यादा किसकी, 3 की। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने ये लिखा तो बता दो जरा, हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर क्या आएगा, 1, फिर 2 और फिर 3। उल्टा करना है स्टेबिलिटी का, बहुत आसान है। अगला देखो, आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले कार्बन देखेंगे, इसमें 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन, सीधा आंसर, कुछ ज्यादा सोचनी नहीं है, सीधा आंसर, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, एचओसी ज्यादा। अगला देखो जरा, इसमें 4 कार्बन, ध्यान से देखना जरा, अल्कीन पकड़ा 3 और 2 5 अल्फा एच, इस अल्कीन को पकड़ा सिर्फ यहां पर 1 अल्फा एच। अगर मैं इसको 1 और इसको 2 लिखता हूं तो बताओ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 की ज्यादा, 2 से अल्फा एच ज्यादा है ना। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर क्या आएगा, 1 का कम और 2 का ज्यादा। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल भाई। अगला देखो जरा, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, यहां 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां 1 2 3 4 कार्बन। कार्बन का नंबर अलग 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 है तो बहुत आसान है, जितना ज्यादा कार्बन एटम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। समझ गए बात को। चलो एक क्वेश्चन और करें, चलो लिखना जरा। अगर मेरे सामने ऐसा लिखा हुआ है और मेरे सामने ऐसा लिखा हुआ है और मेरे सामने ऐसा लिखा हुआ है, बताइएगा, है ना। 1 2 3 कर लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। बताओ जरा किसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा। ध्यान से देखना, क्या आप इसको देख पा रहे हैं, ये 4 की रिंग में लगातार, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 4 की रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक बोल सकता हूं मैं इस रिंग को। इधर डबल सिंगल डबल रेजोनेंस है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, रेजोनेंस है, मतलब नॉन एरोमेटिक के साथ रेजोनेंस, ठीक। यहां पर नॉन एरोमेटिक है लेकिन नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो बताना जरा एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, नॉन एरोमेटिक। ये दोनों नॉन एरोमेटिक, और उसमें भी रेजोनेंस अगर है तो ज्यादा अच्छा, तो सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर फर्स्ट आएगा। फिर सुन लो, एंटी एरोमेटिक सबसे पीछे, नॉन एरोमेटिक ये दोनों, रेजोनेंस ऊपर, नॉन रेजोनेंस नीचे, है ना। ये क्या लिखा मैंने, स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी का उल्टा चलोगे तो एचओसी। तो हीट ऑफ कंबस्शन का ऑर्डर जो आएगा वो ये आएगा, 2 पीछे, फिर 3 और सबसे ज्यादा 1। समझ गए। बहुत सिंपल सी चीजें, स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीजें आप पहले से ही जानते हो। बस आपको करना क्या है, एक बार ये 2 पॉइंट देख लो, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा एचओसी ज्यादा और स्टेबिलिटी ज्यादा एचओसी कम, खत्म। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं होता इसमें, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर इसके और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। लिख लो इसको पहले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान से देखना जरा, ये 2 कार्बन हो गए, ये 3 कार्बन, इथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन हो गए, इस टाइप से 2 डाइमेथाइल प्रोपेन, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 कार्बन, यहां कितने, 3 कार्बन, यहां 4 कार्बन, यहां 5 कार्बन, सीधा सीधा सा। अगर कार्बन का नंबर अलग अलग तो कार्बन ज्यादा तो हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा, सीधा सा फंडा है ना। अगला देखना जरा, 6 की रिंग तो आपको कॉमन दिख रही है, यहां 6, यहां 5, यहां 4, लेकिन आप देखो जरा नंबर ऑफ कार्बन सेम है सभी में, है ना। नंबर ऑफ कार्बन सेम तो किससे चलेंगे, स्टेबिलिटी से। अब एक बात बताओ, रिंग में क्या होता है, रिंग में स्टेबिलिटी की बात करें तो 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा कंपेरिजन टू 5 और फिर 4। स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो उसका उल्टा चलोगे तो हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का उल्टा लिख दिया मैंने। यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन, यहां 3 कार्बन, सीधा सीधा 4 कार्बन की ज्यादा, बहुत सिंपल है। यहां देखना जरा, डबल यहां है और यहां है, जबकि यहां डबल रेजोनेंस कर रहा है। अच्छा, अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो ये मोर स्टेबल है इससे, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ कंबस्शन इसकी ज्यादा, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा तो एचओसी कम। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ना।
अगला देखो, 5 की रिंग, 4 की रिंग 1 कार्बन और 3 की रिंग 2 कार्बन, मतलब 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है 5 5 कार्बन है। स्टेबिलिटी चलो, रिंग की स्टेबिलिटी अगर 6 मेंबर 5 मेंबर 4 मेंबर 3 मेंबर आप जानते ही हो, 6 5 4 3 ये होता ऑर्डर, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर ये मतलब एचओसी का ऑर्डर उल्टा। स्टेबिलिटी का उल्टा अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है ना। अगला देखना जरा, 6 की 3 की 6 की ज्यादा। अब यहां एक क्वेश्चन ये आता है कि एचओसी अगर आपसे पूछे तो अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लिखूं तो फर्स्ट की ज्यादा है सेकंड से, आप जानते हो। लेकिन अगर कभी आपको ऐसे रिंग दे दे और एचओसी पर CH2 यूनिट पूछा जाए, पर CH2 यूनिट, तो 1 की कम हो जाएगी और 2 की ज्यादा हो जाएगी। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा से बताया था जब मैं रिंग स्ट्रेन पढ़ा रहा था आपको आइसोमेरिज्म में, है ना, वहां भी मैंने बताया था कि एचओसी पर CH2 अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती रिंग की, है ना। तो कभी भी अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, एचओसी पूछे रिंग में तो जिसका रिंग का साइज ज्यादा उसकी एचओसी ज्यादा, लेकिन पर CH2 पूछे तो 6 मेंबर की फिर कम हो जाती है, ठीक है, उल्टा हो जाता है ऑर्डर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं जाइलिन, क्या बोलते हैं, जाइलिन। ये मेटाजाइलिन है और ये पैराजाइलिन है ना। तो मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन में मुझे कंपेयर कराना है, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ध्यान से देखना जरा, मिथाइल ग्रुप क्या है, +H या +M, तो ये क्या करेगा, चार्ज क्रिएट करेगा, कहां पर, अपने ऑर्थो पर और पैरा पर, मतलब जो चार्ज बनेगा वो कहां बनेगा, यहां पे। और ये भी मिथाइल कहां का क्रिएट करेगा, अपने ऑर्थो पर, तो इसके ऑर्थो कौन है, ये और इसका पैरा ये, मतलब बिल्कुल सटीक चार्ज बनाया मैंने, यहीं पर बनेगा। इस मिथाइल के ऑर्थो पैरा भी यही है और इस मिथाइल के ये ऑर्थो और ये पैरा हो गए। यहां देखना जरा, इस मिथाइल का ये ऑर्थो हो गया और ये पैरा हो गया, यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। और इस मिथाइल का ये ऑर्थो हो गया और ये पैरा हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव बनेगा वो 2 डिग्री पे बन रहा है, देखो कहां बन रहा है, 2 डिग्री पे, जबकि यहां जो नेगेटिव बन रहे हैं ये देखो, ये 3 डिग्री पे और ये 3 डिग्री पे, और 3 डिग्री पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि मिथाइल प्लस आई भी तो लगाएंगे अपना साथ में, है ना। इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी, स्टेबिलिटी की, तो भैया इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे, तो मैं ध्यान से लिख रहा हूं, देखो 1 और ये 2। अगर मैं आपसे बोलता कि भैया स्टेबिलिटी बताओ, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, 1 की ज्यादा, मेटाजाइलिन की ज्यादा, किससे, पैराजाइलिन से। तो ऐसा बोलते भी हैं कि थर्मोडायनेमिकली मेटाजाइलिन इज मोर स्टेबल देन पैराजाइलिन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज 2 डिग्री पर, यहां नेगेटिव चार्ज 3 डिग्री पर आ रहा है, 2 डिग्री के अलावा एक 3 डिग्री पे और आ रहा है, यहां तो आ ही रहा है 2 डिग्री पे, लेकिन साथ साथ 3 डिग्री भी आ रहा है, 3 डिग्री पे नेगेटिव अनस्टेबल होता है। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये, तो HOC का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 का कम हो जाएगा और 2 का ज्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। अगला तो साफ साफ दिख रहा है आपको, बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा इससे, तो बेंजीन की HOC कम। बेंजीन में तो एरोमेटिसिटी है ना, एरोमेटिक है, समझ गया बात, HOC से रिलेटेड। तो कभी गलत नहीं करना क्वेश्चन, हीट ऑफ कंबस्टन, अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट दिए हैं तो जितने कार्बन ज्यादा उतनी, मतलब जिसमें कार्बन ज्यादा उसकी HOC ज्यादा, और अगर HOC, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो स्टेबिलिटी से चलेंगे। अब स्टेबिलिटी अलग अलग जगह पूछ सकते हैं आपसे, एरोमेटिसिटी वाला एक फंडा आपको पता होना चाहिए, रेजोनेंस वाला फंडा पता होना चाहिए, और रिंग वाला फंडा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और पढ़ेंगे, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से समझना जरा। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, क्या है इसकी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released during hydrogenation of कंपाउंड। अब कंपाउंड में आपको अल्कीन मिल सकता है, अल्काइन वगैरह मिल सकता है, मतलब पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन कराना एक तरीके से। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, जैसे मेरे पास एक डबल बॉन्ड है, इसकी मुझे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करानी, थोड़ा सा मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी में इसका आइडिया दिया था। पाई बॉन्ड तोड़ना है, किससे, H और H से। इसका मतलब बेटा जब आप पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, H2 को जोड़ोगे तो इस तरीके से जोड़ेगा। आप क्या करो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, हर एक कार्बन को एक एक H हम दे देंगे, क्लियर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो हीट निकलेगी उसको बोलेंगे डेल्टा H, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है, जैसे कंबस्शन भी एक्सोथर्मिक होती है, हाइड्रोजनेशन भी एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। आप सरफेस केमिस्ट्री में इसको पढ़ा है अपन ने कि ये क्या होता है, सरफेस वाला फिनोमेना होता है और एडजॉर्प्शन होता है इसमें।
तो एडजॉर्प्शन में क्या हीट रिलीज होती है ना, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन नेगेटिव है, वही कहानी इसकी है ना। तो डेल्टा एच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, नेगेटिव। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, हाउ टू कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेटा कंपेयर करानी है तो कैसे कंपेयर कराते हैं, पहला फैक्टर ये होता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। और दूसरी चीज जो कंपेयर करानी पड़ेगी वो स्टेबिलिटी। अगर आपके सामने पाई बॉन्ड सेम आ रहे हैं तो स्टेबिलिटी से कंपेयर कराओ, ठीक है। एक आध एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पर स्टार पहले से ही लगा लो बहुत सारे, क्योंकि इसमें अपन ने एक्सपेरिमेंटल डेटा भी रेजोनेंस एनर्जी से देखा था, इसमें थोड़ी कहानी अलग हो जाती है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी पे चलो, स्टेबिलिटी ज्यादा तो एचओएच कम। एक आध केस आप अलग से ध्यान रख सकते हो, इतना तो दिमाग है ही। अगर मैं बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, अल्कीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक है, 1 ब्यूटीन हो गया, 2 ब्यूटीन में 3 हो गए, ट्रांस हो गया, सिस हो गया, आइसोब्यूटीन हो गया, एक मिथाइल और लगा दियो, 2 मिथाइल और लगा दिए, ऐसे इन सभी में एक साथ कंपेयर कराएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ। अब देखना आप ध्यान से, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको सेम दिख रहा है सब में, तो स्टेबिलिटी से चलेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी बताएंगे जरा, इसमें कितने अल्फा एच हैं, 0 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच हैं, 3। भाई इधर तो कोई कार्बन नहीं था ना, अल्फा कार्बन है ना। इधर कितने अल्फा एच हैं, 2 अल्फा एच। ध्यान से देखते जाना, इधर 3 अल्फा एच है, इधर 2 अल्फा एच है, बहुत ध्यान से। इधर कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा एच। इधर कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा एच। इधर कितने हैं, इधर 3 6 अल्फा एच। इधर कितने हैं, 3 3 3 9 अल्फा एच। इधर कितने हैं, 3 3 3 3 12 अल्फा एच। अब बताओ जरा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो बेटा 8 की सबसे ज्यादा। ये मैं क्या लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी 8 की सबसे ज्यादा है, 8 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद 7। अब देखना जरा 6 और 6, इसमें कैसे कंपेयर कराते हैं, ट्रांस और सिस में ट्रांस की ज्यादा होती है, लेकिन अगर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हो तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब ये पहले आएगा 6, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 5। आइसोब्यूटीन पहले आता है, फिर ट्रांस टू ब्यूटीन, फिर सिस टू ब्यूटीन, ये स्टेबिलिटी होती है। उसके बाद ये आएगा बेटा, अब इसको ध्यान से देखो, यहां 2 अल्फा एच, यहां 3 अल्फा एच। उसके बाद 3 आएगा, ठीक है, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। ये स्टेबिलिटी है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर इसका उल्टा कर दो, 8 7 6 4 5 2 3 1। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ रहे बात को, आपने अल्फा एच देखे, जिसमें अल्फा एच ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसका उल्टा कर दिया तो हमने एचओएच लिख दी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखना जरा। एक कंपाउंड है मेरे पास ये, एक कंपाउंड है मेरे पास ये, और एक कंपाउंड है मेरे पास ये। ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। पाई बॉन्ड इसमें एक है, इसमें 2 हैं, तो ऑब्वियसली जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी एचओएच ज्यादा, तो 1 तो सबसे कम कर दिया। ये 1 बोल रहा हूं, ये 2 बोल रहा हूं, ये 3 बोल रहा हूं। अब 2 और 3 में कैसे कंपेयर कराएंगे, बताओ जरा। 2 और 3 में किसमें रेजोनेंस है, थर्ड वाले में रेजोनेंस है, सेकंड में रेजोनेंस नहीं है, थर्ड वाले में रेजोनेंस है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, मतलब इसकी एचओएच कम है, तो 3 की कम और 2 की ज्यादा। क्यों, क्योंकि थर्ड वाले में रेजोनेंस स्टेबिलिटी थी, सेकंड वाले में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर सेकंड वाले में स्टेबिलिटी नहीं है मतलब इसका एचओएच ज्यादा है, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो, ऐसा होता है। यहां देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से, सब समझा देंगे अपन, है ना। देखो जरा, 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, यहां लिख देता हूं फैक्टर रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, ठीक है। यहां डबल सिंगल सिंगल और ये एक डबल अलग है, मतलब नो रेजोनेंस। अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इधर गौर से देखूं तो ये अल्कीन का एक भी अल्फा एच नहीं है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में आएगा। आप बोलोगे सर यहां तो एच है, लेकिन वो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं आता। जबकि इस वाले के 3 अल्फा एच एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं +3 अल्फा एच, ठीक है। और यहां एक काम करते हैं,
टोटल अल्फा एच लिख देते हैं ना। जैसे इस डबल के कोई अल्फा एच नहीं, इसके कितने 2 अल्फा एच है, इस डबल के 3 और इस वाले डबल के 3, तो टोटल 6 अल्फा एच लिख देते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों डबल बॉन्ड के लिख देते हैं मिला के, है ना। मतलब इतना तो पक्का है ना कि अगर मैं इसको 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, इसको 3 लिखूं, तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 1 है और फिर नो रेजोनेंस। ये क्या लिखा मैंने बेटा, स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ये है तो HOH का ऑर्डर क्या है, इसका उल्टा है। ये HOH का स्टेबिलिटी का उल्टा करना है ना। ऐसे बहुत आसान है। ये मैंने बहुत सारे स्टार लगा रखे हैं, तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 29 किलो कैलोरी पर मोल, इसके लिए 55 होती है और इसके लिए 51 होती है। रेजोनेंस एनर्जी भी आ जाती है यहां पर, तो ये ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेकंड सबसे ज्यादा, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट आएगा। ये मैंने क्या लिखा, HOH लिखा। और अगर पर पाई बॉन्ड या पर H2 मॉलिक्यूल पूछ ले तो वो भी मैंने बताया था आपको। जैसे यहां 29/1, यहां 55/2, यहां 51/3 करना पड़ेगा, तो ये 17 आएगा, ये आपका 27.5 के आसपास आएगा और ये 29 आएगा। तो फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा। ये ध्यान रखना, 1 2 3। ये क्या लिखा मैंने, HOH, और ये लिखा HOH पर पाई बॉन्ड, ठीक है, या पर H2 मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। यहां देखो, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ज्यादा HOH ज्यादा, सिंपल सा। यहां 2 पाई बॉन्ड, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, 4 की रिंग है ना, एंटी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी क्या, कम, तो HOH ज्यादा। ये आंसर आएगा। कितना सिंपल है, बस आप ट्रेंड ध्यान रखना, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन अलग से ध्यान रखना। HOH का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला आपके जीवन में, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, कुछ और क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा HOH में क्या करना होता है। ध्यान से देखो, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी पे चलेंगे सीधे। 3 अल्फा H, 3 अल्फा H है, 2 अल्फा H, 2 अल्फा H, 3 + 3 + 2 + 2 10 है ना, मतलब 10 अल्फा H है। इसमें कितने हैं, 2 2 4 अल्फा H। बताना जरा किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर मैं इसको 1 लिखता, इसको 2 लिखता, तो आप बोलते सर स्टेबिलिटी 1 की ज्यादा है 2 से, तो HOH 1 की कम होगी 2 से। सिंपल सी कहानी है यार, क्या बचा इसमें। आगे बढ़ो, यहां 2 पाई बॉन्ड, यहां भी 2 पाई बॉन्ड, लेकिन एलीन मॉलिक्यूल होता है नॉन प्लेनर, आप जानते हो। 2 पाई बॉन्ड लगाता नॉन प्लेनर, जबकि ये है प्लेनर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं एलीन इज लेस स्टेबल देन दिस अल्काइन, है ना। मतलब अगर ये कम स्टेबल है तो इसकी HOH ज्यादा, सिंपल सा, है ना। अगला देखना जरा, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज्यादा, HOH कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, भैया सब समझ में आ गया। बेंजीन के साथ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, जबकि यहां कोई कॉन्जुगेशन नहीं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, मतलब इसकी HOH कम, सिंपल सा। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा थी क्योंकि बेंजीन था, एरोमेटिक था। यहां तो एरोमेटिसिटी जैसा कुछ है ही नहीं ना, नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो आप, है ना। अगला देखो जरा, यहां पाई, यहां भी पाई, किधर ज्यादा पाई, इधर पाई पाई, मतलब ज्यादा पाई ज्यादा HOH, सिंपल। अगला देखना, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी है, मतलब HOH कम। बहुत आसान है, इससे आसान क्या होगा। अगला देखो जरा, एक ही डबल, एक ही डबल, ठीक है। 3 2 5 2 7 7 अल्फा H, 2 और 2 4 अल्फा H, यहां 7 अल्फा H, यहां 4 अल्फा H। बताना जरा, अगर मैं इसको 1, इसको 2 लिखूं तो स्टेबिलिटी बोल दो फटाफट से, समझ में आ गया होगा। 1 की ज्यादा 2 से, तो HOH 1 का कम और 2 का ज्यादा। बहुत सिंपल, इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, है ना। अगला देखो, इसको देखना जरा, 3 2 5 और एक 6 अल्फा H। यहां कितने, 3 तो 5 और 2 7 अल्फा H। बताओ जरा स्टेबिलिटी, ये 1 ये 2, तुरंत फटाफट। अरे यार क्या मोहल्ले एकेडमी में पढ़ते हो भैया, आंसर तुरंत देख के आते हैं हमारे, है ना। स्टेबिलिटी 1 की कम 2 की ज्यादा, HOH 1 का ज्यादा 2 का कम।
हो गया बस, पकड़ो जरा, 3 2 5 अल्फा एच, 3 3 6 और 1 7 अल्फा एच। अब भी बताऊं क्या? अब तो समझ गए होगे। ये 1 ये 2, स्टेबिलिटी 1 की कम 2 की ज्यादा, एच ओ एच, 1 का ज्यादा 2 का कम, खत्म कहानी। नोट कर लो, लिख लो फटाफट। चलो बच्चों, तो आज का असाइनमेंट है अपना 21। असाइनमेंट बहुत स्पीड से चलते जा रहे हैं अपने। जीओसी का लेक्चर 9 है, एमएससी चैप्टर 1 जीओसी में दे रखा है आपको ये क्वेश्चन। हिंट देता हूं मैं आपको फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला बेटा क्या हीट ऑफ कंबशन कंपेयर कराना है। सीधा सीधा सा साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन मैंने करा रखा है। नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा तो एचओसी ज्यादा होगी। एचओसी पूछा है ना, हाँ। हीट ऑफ कंबशन पूछा, ज्यादा होगी, सीधा सा फंडा। 22 क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ अबव कंपाउंड। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक टोटल हीट ऑफ कंबशन पूछते हैं और एक आपसे हीट ऑफ कंबशन पर CH2। तो ये देख लेना आप क्वेश्चन में। तो यहां पर CH2 नहीं बोला, तो सीधा सीधा आप चलो नंबर ऑफ कार्बन पे, 3 फिर 2 फिर 1, सीधा सा फंडा है ना। 37 क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहे हैं आपसे, इसमें एक न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल सा है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ दो, क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 3 मिथाइल ब्यूटीन, मतलब आपको 1 ब्यूटीन बनाना है और 3 मिथाइल लेना है। जैसे आपने ब्यूटीन लिया, ठीक है, 1 2 3 मिथाइल ये, एंड 2 पेंटीन आर -30, मतलब इसका HOS दे रखा है भाई। आपने को ये तो पता है ना, इससे ये बनेगा भाई, पाई बॉन्ड तोड़ना H और H से। इसके लिए मैं बोल देता हूं डेल्टा H1 सपोज -30, ठीक है, यही खैर दे ही रखा -30 सपोज, क्या बोलूं, 2 पेंटीन का दे रखा है आपको ऐसा। इसका डेल्टा H2 बोल देता हूं मैं कितना, -28, ठीक है। और हीट ऑफ कंबशन दे रखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन का, इसका हीट ऑफ कंबशन दे रखा, मतलब O2 के साथ रिएक्शन हुई, CO2 वाटर बनाया, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो यहां 5 कर दूं। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 3 8 3 11 और 1 12, यहां 6 कर दूं। ऑक्सीजन यहां कितने, 10 और 6 16, तो यहां 8 कर देता हूं इस तरीके से। तो इसका डेल्टा H3 मान लेता हूं, मतलब ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। -784 किलो कैलोरी में सारे डेटा है। और 2 पेंटीन का कंबशन कराया, CO2 प्लस वाटर, देखो कंप्लीट कंबशन कराना, ये ध्यान रखना आप, है ना। डेल्टा H4 -782 दे रखा है। बैलेंस कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां 5 कार्बन, 3 2 5 1 6 और 1 7 और 3 10, यहां 5 और 10 और 5 15, 15/2 O2, है ना। इस तरीके से बैलेंस करके लिख दी। अब आपसे बोला गया है कि ऑल द वैल्यूज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, टेकन इनटू अकाउंट द कंबशन ऑफ द बोथ अल्केन गिव द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज द डेल्टा H फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन अंडर सेम कंडीशन। बहुत बढ़िया, आपको इसका डेल्टा H निकालना है, किसका, इसका डेल्टा H निकालना है। इससे क्या बना रहे हैं ये। तो आपको क्या करना है, इन चारों रिएक्शन की हेल्प लेनी है और ये बनाना है, सिंपल सा है। इन चारों रिएक्शन की हेल्प लेनी है और ये बनाना है। कैसे बनेगा, जैसे इधर आपको ये लेफ्ट साइड चाहिए और ये लेफ्ट साइड ऑलरेडी है, आपको यहां पर चाहिए 2 पेंटीन, ठीक है, यहां पर चाहिए क्या, 2 पेंटीन। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको और इसको यूज करके, मतलब इसको भी, मतलब 1 2 3 4 को यूज करके ये रिएक्शन बना लो। मतलब वो पलटना और ये सब आपको करना है ना। जैसे सपोज मुझे क्या चाहिए, 2 पेंटीन चाहिए, CO2 वाटर वगैरह हटाने हैं, है ना, ये सारा काम करना है, ये वाले वैल्यू हटानी है। तो देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड ही रखना, मतलब इस तरीके से मैनेज कर लेना आप। इन चारों रिएक्शन की हेल्प से मुझे ये बनाना, बस ये ध्यान रखना, है ना। और एक चीज और, कभी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। किसी पर्टिकुलर फैक्टर से कभी खैर यहां तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर किसी पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो हीट ऑफ रिएक्शन में भी उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब मैंने रिएक्शन लिख दी, इसके आगे की कहानी आपको करनी है, कुछ तो करो खुद से, है ना। इन चारों रिएक्शन को मैनेज करके ये लिखना है। कभी रिएक्शन पलटनी हो तो साइन चेंज कर देना, बस इतना काम है। बाकी इसमें कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने वाली बात आएगी नहीं। 77
क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? मोस्ट नेगेटिव का मतलब कितनी ज्यादा HOH निकल रही है। क्यों? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है ना कि हीट निकल रही है, तो कितनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, मतलब आपको ये कंपेयर कराना है HOH किसकी सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी से आप कंपेयर करा लो, कि मुझे तो साफ साफ आंसर दिख रहा है, आप भी कर लेना। 95, क्वेश्चन नंबर 95, रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द अबव रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स में पढ़ा था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अनस्टेबल से स्टेबल बनना है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। बस ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। उसके बाद की कहानी रेजोनेंस एरोमेटिसिटी आप जानते हो। 101, अमंग द xylene which is thermodynamically most, हीट ऑफ कंबस्शन में मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, 3 डिग्री पे एनाइन बनना, 2 डिग्री पे एनाइन बनना है ना। 102, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ 2 आइसोमर इज दिस, फॉर दिस फॉर्मेशन इट में बी कन्वर्टेड आइसोमर एक्स इज 5 किलो जूल मोर पर मोल मोर स्टेबल। अरे यार डेटा वाइज क्वेश्चन है, 17 है 12 है, जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो कम स्टेबल, बस खत्म। 103, 103, अरे कुछ दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा, और अगर अल्केन दिए गए आपको, आइसोमेरिक अल्केन मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो और अल्केन दिए गए तो ब्रांच ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, HOH कम, सॉरी HOC कम। फिर सुनना, अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो ब्रांच ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो HOC कम। यह कॉन्सेप्ट आप लगाना, आपका काम हो जाएगा। 122, 122 में क्या कह रहे हैं भाई? विच मेटल कैटलाइज रिएक्शन, मेटल कैटाइज मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ना, वुड रिलीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट पर CS2 यूनिट। देखो 6 मेंबर की हीट ज्यादा होती है, 5 से फिर 4 फिर 3, लेकिन अगर पर CS2 बोला तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, 6 की सबसे कम, फिर 5, फिर 4, फिर 3 की सबसे ज्यादा, ऐसा होता है। 136, रैंक द फॉलोइंग एल्कीन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लास में करा रखा है भाई, अब नहीं बताऊंगा। अरे यार सीधा सीधा अल्फा चेक करो, जिसका अल्फा ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी और HOH कम हो जाएगी। 145, 145, ओके ओके ओके, मैंने आपको बताया था डेल्टा H कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का डिफरेंस रेजोनेंस एनर्जी होता है। हीट ऑफ कंबस्शन में मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है, सॉरी रेजोनेंस एनर्जी में बताया था कि रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की हेल्प से। तो रेजोनेंस एनर्जी सबसे पहले मैंने पढ़ा है ना, उसमें मैंने आपको बताया है किस तरीके से हम निकालते हैं। हमने क्या क्या कंपेयर कराया था, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन में 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, और बेंजीन वाला। तो वहां से आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो, पीछे देखोगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। 154, 154 क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है, आराम से आप कर सकते हैं। अल्फा एच ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, HOH कम। 155, सिमिलर क्वेश्चन सेम टू सेम क्लास में कराया। 160 लिख दूं यहां पे, अच्छा लगेगा, 155 हो गया। 160, फॉर द गिवन कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। अरे यार कॉन्जुगेशन ज्यादा, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, सीधा सा फंडा है ना, लगा लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अच्छे से रिवीजन करें, और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज जरूर करें। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पोर्शन अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, GOC, तो आगे की रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी आप कवर कर लोगे, और आपको फंडे समझ में आ जाएंगे कि कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ये वाला हमने मोर स्टेबल क्यों बनाया, ये मेजर प्रोडक्ट क्यों है, दूसरा माइनर प्रोडक्ट क्यों है, इस तरीके से चीजें बढ़ेंगी आपकी, है ना। तो आपको करना क्या है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत अच्छे बनाओ, ताकि आपको एंड में जब आपके एग्जाम आ रहे हो उससे 1 महीने पहले जब आप रिवीजन करो ना, तो बहुत क्विक रिवीजन आपका होता रहेगा, ठीक है। बाकी मैंने क्रैश कोर्स की वीडियो तो बना ही रखे हैं, उससे तो रिवीजन आप कर ही लेना इन वाले वीडियो से, क्योंकि इसमें कंटेंट का लेवल कुछ अलग ही है, आप भी जानते हो। क्रैश कोर्स वाले वीडियो में कंटेंट उतना लेवल का नहीं है, जेईई मेन और नीट वाला लेवल है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कंटेंट का लेवल है वो आप समझ ही सकते हो कि किस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर हो रहा है। तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि ये जो आप नोट्स बनाओगे ना, इससे जब आप रिवीजन करोगे तो बहुत बढ़िया आपको अच्छा लगेगा एंड टाइम पे,
कि जब एग्जाम के 1-2 महीने पहले बच्चे होंगे तो आप फटाफट बहुत अच्छी अच्छी चीजें रिवाइज कर रहे होगे उस टाइम पे, है ना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसको नोट कर लो आप और अटेम्प्ट करना ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो।